कैसे हैं आप सब? आइए हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं ये आया था सन 2024 का। और दोस्तों इसका संकेतांक क्या था? यानी 822 एच जेड। ये जो एच जेड सीरीज का था पेपर सन 2024 का, गणित का कक्षा 10 का। तो दोस्तों इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में था। तो आइए देख लेते हैं कि इस पेपर को दोस्तों हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और क्या होता है, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पर ईयर दोस्तों वही क्वेश्चन बार बार रिवीजन होते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं। तो इस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन 2023 वाला जो पेपर था दोस्तों उससे 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज किए गए थे। तो हो सकता है कि इस 2024 वाले पेपर से भी 2025 वाले जो पेपर में है बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज किए जाएं। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो वायरल पेपर दोस्तों हैं ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना अपना समय विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों दिया गया है खंड आ यानी सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो 20 क्वेश्चन के आंसर हमें किसमें देना होता है? ओएमआर शीट में हमको इनको फिल करना होता है, ओएमआर शीट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास तक ओएमआर शीट में यानी 20 क्वेश्चन होते हैं। 30 नंबर आप लोगों को स्कूल की तरफ से मिलते हैं, बाकी जो 17 नंबर का थ्योरिकल पेपर होता है जिसमें से 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे ओएमआर शीट के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि परिमेय संख्या होगी। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यानी रेशनल नंबर विल बी, यानी रेशनल परिमेय संख्या क्या होगी? क्या रूट 2 परिमेय संख्या होगी, या रूट 3 परिमेय संख्या होगी, या रूट 9 परिमेय संख्या होगी, या रूट 7 परिमेय संख्या होगी? तो जल्दी से सभी बच्चे अपना अपना क्वेश्चन आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? परिमेय संख्या कौन सी होगी? क्या रूट 2 होगा, रूट 3 होगा, रूट 9 होगा, या फिर रूट 7 होगा? तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याएं निकालते हैं और किस तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याएं निकालते हैं। तो क्या है, जब परिमेय संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या 2 जो है वो पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या होगी नहीं। क्या रूट 3 पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर देख रहे हैं रूट 7 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है, तो ये भी नहीं है। यानी यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो वो फिर रेशनल नंबर की श्रेणी में नहीं आता है। अब देख रहे हैं कि ये जो रूट 9 है, तो ये 9 जो है ये पूर्ण यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, यानी रेशनल नंबर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जब हम लोग रूट 9 को खोलेंगे इस तरीके से तो रूट 9 का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 3 आ जाएगा। और 3 क्या होता है? एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन निकालेंगे। कह रहा है किसी द्विघात समीकरण, यानी किसी द्विघात समीकरण, समीकरण क्या दिया गया है? यानी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट जीरो के ग्राफ का आकार होगा। यानी इस जीरो के ग्राफ का आकार किस तरह का होगा? क्या परवलयाकार होगा, या आयताकार होगा, या सीधी रेखा में होगा, या फिर वृत्ताकार होगा? तो बहुत ही इजी आंसर है इस क्वेश्चन का। जल्दी से आप लोग कमेंट करें, गेस करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग अपने जो भी आप लोगों ने अभी तक तैयारी की है, अपनी तैयारी की आप लोग गणना कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं किस तरीके से आप लोगों का जो मैथ है, मैथ का सब्जेक्ट है, किस तरीके से आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का किस तरीके से आंसर इसका सही होगा, कौन सा इसका आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना होता है कि जब कोई इक्वेशन दिया हो तो उसमें दोस्तों जो चर पद है, जो चर पद है यदि उसकी 2 घात दी गई है, यहाँ पर चर पद क्या है? x है, तो x की घात कितनी दी गई है? 2 दी गई है। तो जहाँ पर चर पद की घात 2 होती है, वहाँ पर पद कैसा होता है? ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। जहाँ पर कोई घात नहीं दी होती है, वहाँ पर सीधी रेखा में बना होता है। तो आप लोगों को इस तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। तो किसी द्विघात समीकरण के लिए जो ग्राफ है, वो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा परवलयाकार। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परवलयाकार। दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम से इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि समीकरण एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी, यानी एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई बी है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो कह रहा हमें वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आइए देख लेते हैं इसमें वाई का मान हम लोग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। कह रहा ए ऑप्शन में क्या ए मान है, ए बी है, या फिर बी बटे ए है? तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। कहाँ से?
इस वाले क्वेश्चन से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो दिया गया एक्स अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वाई ए और अपॉन में बी, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई ए अपॉन में बी। अब इस वाले फॉर्म यानी इस वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, एक्स का मान पुट कर देंगे, और किसने, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। यानी विस्थापन विधि में क्या होता है, विस्थापन विधि में एक चीज विस्थापित हो जाती है। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं, मान क्या दिया गया है, यानी ए इंटू, अब एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान ये दिया गया है, क्या है, वाई ए अपॉन में बी, और प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, बी दिया गया है, यानी बी वाई अपॉन में कुछ नहीं तो एक रखेंगे, आगे क्या दिया गया, इक्वल टू, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमें लोगों को देखना है कि यहाँ पर तो बी है, लेकिन यहाँ पर तो हर में बी है नहीं, तो यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और यहाँ पर ए से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर वाई और अपान में क्या आ जाएगा, बी, यहाँ पर रख देते हैं प्लस। अब यहाँ पर जब बी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर वाई और अपान में क्या आ जाएगा, बी, इक्वल टू, और यहाँ पर वही है तो वही आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें दोस्तों हमें एक चीज देखना है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यानी y हमें कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, y जो है हमें कॉमन के रूप में मिल रहा है, तो y जो है उसे बाहर निकाल लेंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो जब y हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, तो y को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों के हर बराबर हो गए थे तो दोनों के हर में आ गया था बी, इक्वल टू, अब सामने क्या बचा है, तो सामने भी बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों जो यहाँ पर बराबर में चीज होती है वहाँ बटे में चली जाती है, तो ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो जब y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर b है तो b का एक में गुणा हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, b। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान क्या होगा, तो y का मान हम लोगों ने किस तरीके से निकाला है, यानी y इक्वल टू b आ गया है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट ऑप्शन है वो है सी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट ऑप्शन है सी नंबर, यानी बी जो है वो सही होगा, यानी वाई का मान कितना आएगा निकल कर, बी आएगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं किस तरीके से ये भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण, क्या कह रहा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो के कोई मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होना चाहिए। कह रहा कि ए का मान 4 के बराबर होना चाहिए, कह रहा ए का मान 4 से अधिक होना चाहिए, कह रहा कि ए का मान 4 से ए का मान 2 से कम होना चाहिए, या ए का मान 4 से कम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक मूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं और अवास्तविक मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला दोस्तों हम लोग क्या लगाते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं, तो बी का मान क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर गुणे ए का मान हमें रखना है, और सी का मान क्या दिया गया है, तो सी का मान भी ए दिया गया है, और यहाँ पर ए का मान 1 दिया गया है। तो सी के मान के रखने के लिए देख लेते हैं, तो 4 चौको 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग यदि 4 मान रख देंगे तो 4 चौको 16, यानी 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और कह रहा कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, यानी ए के किस मान के लिए, ए के किस मान के लिए कोई मूल वास्तविक नहीं है। तो यदि हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 4 की जगह 2 रख दें, 4 की जगह यदि हम लोग 2 रख दें तो 4 दूनी 8, 16 में 8 जाएगा, 8 बचेगा, और जब 8 बचेगा प्लस में तो मूल वास्तविक हो जाएंगे। यदि हम लोग 4 रखेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16 में 16 जाएगा, 0 बच जाएगा, तो फिर भी मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो हमें मान रखना है क्या, 4 से बड़ी संख्या, यानी ए की वैल्यू जो है वो हमें 4 से बड़ी रखनी है। तो जैसे मान लेते हैं हमने 5 रख दिया, 4 से बड़ी यानी 5 वैल्यू रख दी, तो 5 चौको 20, अब 20 में 16 जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 4 बचेगा। और जब माइनस में संख्या आती है डी का मान, तो फिर कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, तो बस यही इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी ए के उस मान के लिए इस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होंगे जो 4 से अधिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन क्या बनना है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट ऑप्शन भी बी बनना है कि वह संख्या है 4 से अधिक। अब आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कह रहा एक एपी दी गई है, यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो उस समांतर श्रेणी के दोस्तों क्या है, 3 पद दिए गए हैं, और पूछ रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। तो हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ए पता होना चाहिए प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है, √2 है, तो √2 रख लेंगे। फिर हमें डी पता होना चाहिए, तो डी क्या होता है, यानी A2 माइनस का A1,
तो A2 माइनस का A1, ये फार्मूला होता है। A2 की जगह क्या है 2√2 माइनस A1 की जगह क्या है √2। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर कोई आगे संख्या नहीं लिखी होती वहाँ पर एक संख्या मानते हैं, इस तरीके से तो एक हो गया, तो 2 में एक गया तो एक बचा, यानी यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसका मतलब D का मान क्या आ गया √2। तो अब हमें A का भी मान पता चल गया है, D का भी मान पता चल गया है, और N का मान तो हमसे पूछ ही रहा है कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो आइए AN वाले फार्मूले में रख देते हैं। तो फार्मूला क्या लगाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी AN बराबर ए इस AN बराबर ए प्लस n-1 और डी, ये फार्मूला लगाना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस फार्मूला को लगाएंगे। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा √2 प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, तो एन की जगह आएगा 10वां पद निकालना है तो 10 माइनस का 1, और डी का मान क्या है √2। तो अब देख लेते हैं √2 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 √2। अब यहाँ पर 9 है और यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, यानी 10 √2 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे, यानी 10 √2। अब हम लोग देख रहे हैं कि 10 √2 कहीं पर आंसर नहीं है, तो इस 10 को अंदर ले जाएंगे तो √2 गुणे, जब 10 अंदर जाएगा तो वर्ग के रूप में जाएगा, तो 10 का वर्ग 100 होता है, 100 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा √100 दोनों 200, तो √200। तो बस अब आंसर हमें मिल गया है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। तो आंसर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 5वें का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। भाई बहुत ही इजी स्टेप के क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताया जा रहा है। आप लोग यदि इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं एग्जाम में, तो यकीन रखिएगा आप लोगों को बहुत सारे अच्छे नंबर आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पिकअप कर पाएंगे। जो क्वेश्चन इस तरीके से दिए होते हैं, केवल आप लोगों को फार्मूला समझना है, बाद बाकी संख्याएं बदल सकती हैं, लेकिन सवालों के जो फार्मूले होते हैं, फॉर्मेट होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्ग अंतराल दिया गया है, उसके बाद में नीचे उनकी आवर्ती। दोस्तों यहाँ पर आवर्ती का मतलब है कि बारंबारता है। आवर्ती का मतलब क्या है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है, फ्रिक्वेंसी मतलब बारंबारता दी गई है। तो अब हमें निकालना क्या है, कह रहा कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते थे, जो संख्या दी होती थी उसका मध्यमान रखते थे, उसको मानते थे एक्स, और जो फ्रिक्वेंसी होती थी उसको मानते थे एफ। तो फार्मूला क्या होता था, एफ एक्स अपॉन में एफ। तो एफ एक्स यहीं पर हम लोग निकाल कर रख लेते हैं, यानी 0 से 5 के बीच में क्या होता है, तो 0 से और 5 के बीच का मध्यमान होता है 2.5। कितना होता है 2.5। अब गुणा क्या करना है 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 5 और 10 के बीच में होता है 7.5, यानी 7.5। अब 7.5 का जब 4 में गुणा करेंगे 7.5 का, तो 7.5 का जब 4 में करेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पर दिया गया 12 और 15 के बीच में, तो 12 और 15 के बीच में जो है यहाँ पर आ जाएगा 12.5। अब 12.5 का जब 6 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75। फिर प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 15 और 20 के बीच में है, तो 15 और 20 के बीच में हो जाएगा 17.5। मध्यमान कितना होगा 17.5, और गुणा कितने करना है 10 का, तो जब 17.5 में 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 175। कितना आ जाएगा 175। आप लोग इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं होल्ड करके। तो क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिए, हम भी आप लोगों के साथ में लगा रहे हैं, आप लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कितना आ गया 175। अब इन सभी संख्याओं को हम लोग ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 285। कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा ऐड करने पर। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो देख लेते हैं। ये 10 है, 6 16 4 20 20 2 22, यानी अब इसमें क्या करेंगे 22 से डिवाइड लगाएंगे। तो जब 22 से इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 22 से डिवाइड लगाने पर इसका आंसर प्राप्त होगा क्या 12.95। कितना प्राप्त होगा 12.95। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 12.95 इसका सही आंसर होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है एकदम। कह रहा कि यदि त्रिभुज एबीसी, यानी दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके से एक त्रिभुज है ऐसे,
अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। फिर उसी के साथ में एक दूसरा त्रिभुज है इस तरीके से, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है। अब कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज किस एंगल से यानी किस कसौटी से दोनों समरूप होंगे। तो अब ये इस कसौटी से समरूप होंगे कि जब एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। किसके बराबर हो जाएगा? जब एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी के, तब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा एंगल बी बराबर एंगल ई के, नहीं है। एंगल ए बराबर एंगल एफ के, नहीं है। एंगल ए बराबर एंगल डी के, ये भी नहीं है। एंगल बी बराबर एंगल डी के, ये बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर देख रहे हैं बी ऊपर है और यहाँ पर नीचे डी है, दोनों बाद में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोगों को सॉल्व करने में। देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो इस क्वेश्चन का आप लोग आनंद ले पाएंगे। क्या दिया गया है? दिया गया है कि शीर्ष 0 4 0 0 और 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है हमें। क्या करना है हमें? इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो अब ये त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, तो पहले हमें त्रिभुज के तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। जब तीनों हम भुजाएं ज्ञात कर लेंगे तब उसका हम लोग परिमाप ज्ञात कर लेंगे भाई। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये त्रिभुज है, ऐसे इस तरीके का त्रिभुज है। तो एक ये दिया गया है यहाँ पर, ये पॉइंट, एक यहाँ पर ये दिया गया है, एक यहाँ पर ये दिया गया है। तो पहले इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी, फिर इसके बीच की दूरी और फिर तीनों भुजाओं का योग। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। वैसे आप लोगों ने देखा था कि शीर्ष से 3 दिए गए हैं और त्रिभुज का परिमाप, परेशान हो गए, अरे भाई इसका कैसे परिमाप निकलेगा, कैसे इस सवाल को लगाएंगे। तो भाई कूल डाउन, एकदम अच्छे से सवाल को समझेंगे, सीखेंगे, चित्र बनाएंगे, सब एक अंक रखेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक सवाल हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये सवाल हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले इनके दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी। तो दूरी का फार्मूला तो आप लोग जानते हो, क्या लगता है? अंडर रूट के साथ में, यानी अंडर रूट के साथ में क्या होता है, यानी x2 माइनस का x1 के साथ में होल स्क्वायर हो जाता है। वहीं पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं x2 माइनस x1, तो x2 x1 जीरो है। y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 में है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 और वर्ग के बाहर निकलेगा तो इसका आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर भी वही आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यानी यहाँ पर x2 माइनस x1 3 है, तो 3 आ जाएगा। y2 में 0 हो जाएगा, तो 3 तिरका 9, बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस। अब इसका और इसका निकाल लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा x1 के लिए रखेंगे x2 माइनस x1, तो 3 आ जाएगा। y2 के लिए रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 तिरका 9, 4 चौको 16, 16 9 25 और 25 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 रख देते हैं। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 5 3 8 8 4 12। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मजा आ गया भाई, हमें आंसर मिल गया। कितना आंसर मिल गया? क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, केवल आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो फ्रेंड्स क्या दिया गया है? कह रहा है कि यदि 10 ए बराबर 4 है तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन कल बताया भी था कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब हमें टेन थीटा का यहाँ पर केवल 10 का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे? 10 ए बराबर 4 तो पहले ऊपर से था, अपॉन में 3 है तो 3 आ जाएगा। अब 10 का मान क्या होता है? तो 10 थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 4 है, आधार कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ पर हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। तो कर्ण के लिए क्या होता है? 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, दोनों जोड़ेंगे 25। 25 कौन संख्या का वर्ग है? 5 का। तो कर्ण कितना निकल गया? पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? सेक थीटा निकालना है। सेक किसका होता है? कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण आधार बटे कर्ण। इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है? 5, आधार क्या है? 3, तो 5 बटे 3 कहाँ पर दिया गया है? तो 5 बटे 3 दिया गया है डी नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। कह रहा कि यदि टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर है 5, तो कह रहा कि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से हलवा पूड़ी वाला क्वेश्चन है। आप लोग बहुत आसानी से एकदम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मजा आ जाएगा, इतना सरल क्वेश्चन है। आप लोगों को बिल्कुल से एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो क्या दिया गया है भाई? दिया गया है टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया गया है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से इसका मान निकलेगा। तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा?
आ जाएगा टेन अल्फा थीटा मान लेते हैं थोड़ी समय के लिए, प्लस कॉट थीटा बराबर 5। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इसको वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। तो आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा और बराबर 25 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो इस वाले पद का पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो 25 है, 25 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस का है, उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर टेन थीटा दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है, तो टेन को कॉट के साथ में कंपेयर करेंगे तो टेन थीटा की जगह टेन थीटा रखेंगे, कॉट थीटा बराबर रख देंगे 1/10 थीटा, तो 10 से 10 कट जाएगा, टन टनाटन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जब चीज़ें कट जाएंगी तो 25 में 2 हम घटा देंगे तो कितने के बराबर में आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। किस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फिर से आप लोग तो समझ लें कौन सा फार्मूला बनेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या लगेगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 25। अब यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर एल्फा और प्लस 2ab यानी 2 टेन एल्फा इंटू कॉट एल्फा बराबर यहाँ पर तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर इतने का तो मान हमसे पूछ रहा है, तो ये तो यहीं रखे रहने देंगे, ये इतना वाला उठाकर उधर रखेंगे तो 2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई। तो इस वजह से आ रहा क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर 23। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है 11वां। कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर, क्या कह रहा भाई, कह रहा कि यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा है तो जीरो बराबर या जीरो बराबर है जीरो के, तो उसके बराबर हो जाएगा थीटा बाई 2। तो थीटा का मान क्या होगा, तो ये सारे मान थीटा में तो दिए गए हैं, किसमें दिए गए हैं, सारे मान थीटा के लिए ही तो दिए गए हैं। तो थीटा का मान क्या है, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। मान क्या है, यानी कि 90 डिग्री। 90 को क्या लिखते हैं, यानी पाई को हम क्या लिखते हैं 180, तो उसी में 2 कर देते हैं तो पाई बाई 2 हो जाता है। हमें ऐसा लगना लगता है कि थोड़ा अच्छा लिखा है, बाकी इसकी वैल्यू तो वही होती है 180। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जो यहाँ पर चीजें लास्ट तक दी हो वही थीटा का मान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर यानी पाई बाई 2। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की ओर। ये भी बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया गया, मजा आ जाएगा एकदम से। कह रहा कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्या है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन 4 प्लस कॉस 4 का मान ज्ञात कीजिए। भाई क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12वां, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है दोस्तों, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो के है। क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर किसके है, जीरो के। तो साइन 4 प्लस कॉस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर 1/2। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। भाई क्या दिया गया है, मजेदार एकदम से क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। कह रहा कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो आइए एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं। एक हम लोगों ने वृत्त ड्रा कर लिया है। अब कह रहा है कि एक कोई बिंदु है Q, तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ये है भैया Q। कह रहा है कि इस Q बिंदु से, यानी Q बिंदु, स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं इस तरीके से। ये एक स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। अब इस वृत्त के केंद्र से एक ऐसे रेखा खींचनी है, इसके ऊपर मिलानी है इस तरीके से। अब इस रेखा की लंबाई कितनी है, कह रहा इस रेखा की केंद्र से इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी 25 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। अब हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है, ये त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है कि इस त्रिज्या का मान क्या होगा, यानी हमें ये x का मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम बच्चों, पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। भाई क्या लगा देंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगा देंगे। ये कर्ण दिया गया, ये आधार दिया गया और हमें लंब ज्ञात करना है। तो 25 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, जब 25 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा 625, और माइनस जब 24 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 हो जाएगा, 576 हो जाएगा।
तो जब 576 यहाँ पर बन जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर घटाने पर, तो पर घटाने पर आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा दोस्तों, 49 आ जाएगा। तो अब जब 49 आ जाएगा, 49 कौन संख्या का वर्ग होता है, तो 49 जो वर्ग होता है वो होता है 7 का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। मजा आ गया एकदम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप लोगों को ये मॉडल पेपर सॉल्व करना सिखाया जा रहा है, आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से मॉडल पेपर सॉल्व करें। और यकीन मानिए कि जो 2025 का पेपर होने वाला है, बहुत अच्छे से आप लोग पिकआउट कर पाएंगे। इस पेपर के द्वारा जो आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के काम आने वाला है 1 मार्च के लिए। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14वां कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से, क्या है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। आइए देख लेते हैं भाई क्या करना है। अब हमें एक यहाँ पर वृत्त ड्रा करना है, इस तरीके का एक वृत्त ड्रा कर लेते हैं। अब कह रहा है, सवाल कह रहा है कि PA और PB दो रेखाएं खींचनी है, यानी हमें एक बिंदु यहाँ पर ऐसे मान लेना है कि ये बिंदु है P, और यहाँ पर देख लेते हैं एक ये बिंदु है, इसे मान लेते हैं A, और एक यहाँ पर ये बिंदु है, इसे मान लेते हैं B। अब यहाँ से हमें दो रेखाएं खींचनी है, यानी एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे, यहाँ से ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब ये दो स्पर्श रेखाएं क्या कह रहा है, कह रहा 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, यानी ये कोण कितना है, तो ये एंगल दिया गया है 80 डिग्री। तो अब यहाँ पर केंद्र पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर ये केंद्र है O। अब यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण इस तरीके से अंतरित करती हैं, ये हमें मान निकालना है। तो ये वाले जो दोनों कोण होते हैं, इन दोनों कोणों का योग होता है 90-90। कितना होता है, 90-90। तो जब ये दोनों 90 के हैं तो 90-90 180 हो जाएगा। 180 में जोड़ेंगे 80 तो आ जाएगा 260, 260 हो जाएगा। और जैसा कि जानते हैं कि ये क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा चतुर्भुज है, यानी AOBP, ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो अब 360 में 260 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब जो सामने वाला कोण होता है वो उसका आधा होता है, क्या होता है, उसका आधा होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यानी 100 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कहीं पर 50 ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 50 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए हैं और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, एकदम से मजा आ जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त की उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका एक कोण है थीटा डिग्री। क्या है, एक कोण है थीटा डिग्री। तो अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हमें पहचानना है। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा की जगह तो भाई थीटा रखेंगे, अपॉन में 360 डिग्री, इंटू फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये वाला फार्मूला कहाँ से सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर तो दिया गया है 180, ये तो पहले से बाहर हो गया। यहाँ पर भी दिया गया 180, ये भी पहले से बाहर हो गया, क्राइटेरिया के बाहर है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 360 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर लिखा है। क्या लिखा है, 2 पाई आर, लेकिन हमें यहाँ लाना क्या है, पाई आर स्क्वायर लाना है। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर पाई आर तो मिल रहा है, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। यहाँ पर 360 की जगह 720 लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कैंसिल करके देखना है। तो जब 2 से भाग देंगे 720 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एकदम से मजा आ गया। आइए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस पाइप का व्यास है, एक कोई पाइप है, देख लेते हैं किस तरीके का पाइप बना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पाइप के इस तरीके का आकार होता है, ऐसे ये गोलाकार भाग होता है, ये इस तरह का आकार होता है पाइप का। इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, जो इसकी लंबाई है वो है 20 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास है वो है 4 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पाइप जो है ये किस शेप का है, किस आकार का बना हुआ है। तो बच्चों ये जो पाइप है ये एक बेलनाकार भाग है, क्या है, बेलन का है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब हमें पाई तो मिल गया है, पाई
इंटू आर निकालना है तो यहाँ पर ब्यास दिया गया है 4। जब त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब एच की जगह क्या है 20 है, तो एच की जगह 20 रखेंगे। अब गुणा करा देंगे तो पाई की जगह तो पाई हो जाएगा, 2 में 2 गुणा करेंगे 4, और 4 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 चौको 80, यानी कहीं पर 80 पाई आ रहा हो आंसर, वही आंसर इसका सही होगा। तो भाई हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे 80 पाई मिल रहा है, तो बस यही मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी 80 पाई आर 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो आयतन में क्यूबिक में आंसर होता है तो क्यूब आ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन नंबर दिया गया है 17। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसी तरीके से और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर कुल शब्द लगा दिया है, बस ये कुल शब्द जो है ये परेशान कर रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने के लिए आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कल हमने पूरी जो एनसीईआरटी की मैथ है, क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो पूरी मैथ है, उस पहले चैप्टर से लेकर और 14वें चैप्टर तक सारे क्वेश्चंस हमने एक वीडियो में बनाकर डाले हैं। बहुत छोटा वीडियो है, करीब 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा। आप लोग देख लेना पेपर देने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है वो। उसमें पूरे जो मैथ है 10th क्लास की, यानी पहले चैप्टर से 14वें चैप्टर तक जितने उसमें फार्मूले हैं, सारे फार्मूले एक ही वीडियो में आप लोगों को समझाए गए हैं, और उसी वीडियो में आप लोगों को इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग रिजर्व रखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को टिक करिएगा कि कौन सा आंसर सही है। यदि किसी बच्चे को पता हो, वो सारे फार्मूले याद हों, तो वो भी एक बार देख सकते हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा, या फिर वो इस क्वेश्चन को भी पिक आउट कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कह रहा वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। फिर वहीं बारंबारता दी गई है। बारंबारता क्या है 2 है, 8 है, 12 है, 18 है और 10 है। अब कह रहा है कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग ज्ञात करने में क्या होता है, हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। यदि इस क्वेश्चन का यदि हमें बहुलक वर्ग निकालना होता, तो सबसे बड़ी बारंबारता देखते 18, और 18 के ऊपर का जो वर्ग अंतराल है 30 से 40, वही इसका आंसर पिक आउट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है माध्यक वर्ग। क्या निकालना है, माध्यक वर्ग। तो सब सवाल एक जैसे नहीं होते हैं, सवाल को इसी वजह से अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आंसर पिक आउट करने चाहिए। तो अब क्या कह रहा है, माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो माध्यक वर्ग में निकालने के लिए हमें सबसे पहले बारंबारता को ऐड करना होगा। तो पहले बारंबारता को ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 18 दिया गया है, और यहाँ पर 10 दिया गया है, 12 दिया गया है। तो 12 और 18 ऐड करते हैं, कितना आ जाएगा 30, 30 और 10 40 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 और 10 50 हो जाएगा। 50 में 2 से डिवाइड करेंगे, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 25 प्लस में किस संख्या में आ रहा है। तो दोस्तों 30 और 40 में जाएंगे तो 30 से ऊपर चले जाएंगे। 25 जो है वो बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, यानी 20 और 30 के बीच में 25 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी आंसर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें की ओर। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और इस फार्मूले के क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक सेट में देखने को मिलते हैं। प्रत्येक सेट में एक ना एक सवाल इस क्वेश्चन से जरूर जुड़ा होता है, इस फार्मूले से जरूर जुड़ा होता है। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह के क्वेश्चन, यानी इस फार्मूले क्वेश्चन जरूर तैयार रखें। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो भाई क्या है, कह रहा है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य, क्या कह रहा है, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 हैं, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन से पहले हमें इसका फार्मूला तो पता होना चाहिए। यदि फार्मूला आप जानते हैं तो बस आप सिकंदर हैं, और नहीं जानते हैं तो भैया फिर बंदर बन जाओगे। तो बंदर तो बनना नहीं है, क्योंकि पेपर में अच्छे अंक लाने हैं, तो सिकंदर बनने की कोशिश करो। तो कैसे आएगा, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 3 माध्यिका या माध्यक, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य। फिर से लिख लो एक बार फार्मूला, रोज बता रहे हैं, रोज प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को ये एक इस फार्मूले से जरूर एक क्वेश्चन होता है, 2 माध्य और प्लस बहुलक। अब आप समझ गए होंगे कि माध्यक में क्या करना है, 3 से गुणा करना है,
दो माद में 2 से गुणा करना है और पक्षांतर करके घटा देना है। बहुलक हमें ज्ञात करना है क्योंकि इसमें बहुलक ही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है माद दिया गया है 30, तो माद क्या है 30, तो 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60। फिर माध्यक दिया गया है 35, तो माध्यक है 3, तो 35 में 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 105। अब 105 में हमें 60 को घटाना है, 105 में 60 को घटाना है, तो 100 से जब 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 40, और 5 और बढ़ा देंगे तो क्या आएगा 45। तो आंसर हमारा मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर 45। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है यदि एक घटना, याद करिएगा, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटनी है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटनी है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अब क्या कह रहा है निश्चित रूप से, जहां पर कह देता कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तब तो कोई बात बनती थी, लेकिन उसने पहले कह दिया है कि घटना निश्चित रूप से घटनी है। तो जब कोई काम निश्चित होता है, जब कोई काम कंफर्म होता है, जब कोई काम फिक्स होता है, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाता है, उसका आंसर हो जाता है 1। तो क्वेश्चन नंबर 20वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। मजा आ गया, बोलो मजा आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से और मजा आएगा। अब देख लेते हैं खंड बा। तो दोस्तों खंड बा में क्या है, सेक्शन बी में वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं, वर्णात्मक होते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव था। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, यानी डिस्कशन करना, यानी तुम्हें लिख कर आंसर निकालने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो बस जो भी ऑप्शन दिया जाता है ABCD, बहुत से बच्चे तो तुक्का मार देते हैं, अक्कड़ वक्कड़ लगा देते हैं, कुछ भी अपना कोई कोटेशन बनाकर बना देते हैं, और जो आंसर उन्हें पिकआउट लगता है, समझ में आता है, उसी को निपटा देते हैं इस तरीके से। तो आइए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मजा आ जाएगा, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 2520 और 10,530 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। बताइए अब लासा मासा का कक्षा 6 वाले बच्चों का सवाल है, और आप लोगों के लिए आ रहा कितने में, 2 नंबर में। बताओ इससे ज्यादा आप लोगों का पेपर अच्छा और सरल क्या हो सकता है कि आप लोग कक्षा 6 वाली मैथ को हाई स्कूल में आकर रिवीजन कर रहे हैं। समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये भी एकदम से नंबर 1 क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार सॉल्व भी कराया है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यानी इस क्वेश्चन को हम लोग मान लेंगे एक परिमेय संख्या के रूप में, और उसके बाद में उसे सिद्ध करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करके, और अपनी अभिधारणा को गलत साबित कर देंगे, और यह एक अपरिमेय संख्या के रूप में प्रूव्ड हो जाएगी। बस हमें इतना ही काम करना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब क्या कह रहा है यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर हो, BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आइए देख लेते हैं, समझा भी देते हैं आप लोगों को। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का कोई एक त्रिभुज है। ये क्या है, त्रिभुज A है, B है और C है। अब कह रहा है कि जो BC के समांतर है, यानी जो DE है, जो DE है वो किसे प्रतिच्छेद करती है, BC के समांतर आती है, ठीक है ना, और AC और AB को प्रतिच्छेद करती है, यानी इसको इस तरीके से प्रतिच्छेद कर देती है ऐसे। अब BC के समांतर हो गई। अब यहाँ पर बना देते हैं D, और ये वाली बन जाती है भुजा E। अब यहाँ पर हमें थेल्स की प्रमेय लगानी है। तो थेल्स की प्रमेय हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, यानी AD है तो ऊपर वाले का त्रिभुज बटे में बड़े वाले का त्रिभुज, तो क्या आ जाएगा AD बटे में DB। क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा यहाँ पर, तो लिखेंगे DB, फिर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा AE अपान में EC। अब क्या करेंगे, संख्या पलटेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, समझ रहे हो ना, संख्या पलटेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसका मान निकालेंगे, और उसके बाद में फिर से संख्या पलट देंगे। आप लोगों को ये सारे काम जो है वो क्लास में बताए गए हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को हमने समझा दिया। यदि आप लोगों ने थेल्स की प्रमेय पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। मजा आ जाएगा भैया सॉल्व करने में, इतना इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर एकदम से फ्री से दे दिए हैं इस बार बोर्ड परीक्षा ने। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -1 एवं 7 तथा
b बराबर है 4 एवं कामा माइनस का 3 को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के रूप में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। भाई ये भी बिल्कुल एकदम से नंबर 1 क्वेश्चन है। देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। अब हमें ये सॉल्व किस तरीके से करना है इसे हमें समझना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें x के लिए निकालना होगा मान। तो जब x के लिए मान निकालते हैं तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2 m1 m2 किसके लिए निकालेंगे, x के लिए निकालेंगे। तो जब x के लिए निकालते हैं तो जब यहाँ पर हमें रखना होगा m2 तो इसके साथ में रखेंगे x1, जब यहाँ पर रखेंगे m1 तो इसके साथ में रखेंगे x2 और अपान में यहाँ पर कर देंगे m1 और प्लस का m2 इस तरीके से। तो ये x के लिए हो गया। जब y के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर y है, जहाँ पर x है वहाँ पर y पुट कर देंगे और सेम फार्मूला लगाकर आंसर को निकाल लेंगे। बोलो भाई मजा आ गया, एकदम से समझ में आ गया, मजा आ गया एकदम से। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आप लोग आसानी से बाद में फुर्सत में बैठकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पिछले पिछले पेपर में आए हैं और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पिछले पेपर से यानी प्रत्येक वर्ष जो है वो रिवाइज हुआ करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं है, इनको अच्छे से समझना है। फिर क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, आप क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर है 1, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 नहीं लिखेंगे, 1/2 दिया गया है दोस्तों, 2/1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2/1। तो अब हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा का मान भाई क्या होता है। तो कॉसेक थीटा का मान साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, इसका क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हो जाएगा 2 और लंब हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, ऐसे ये कर्ण है और ये लंब है। अब हमें आधार ज्ञात करना है और आधार ज्ञात कर जो भी मान रखने हैं वो इसके द्वारा हमें सॉल्व करने हैं और ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग लगाने का प्रयास करें। अब आइए बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतने 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या कह रहा है, समद्विबाहु के त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो अब समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है इसे समझ लेते हैं, यानी इस तरह से, यानी दो भुजाएं तो एक दूसरे के समान आनी चाहिए लेकिन तीसरी भुजा एक दूसरे के समान नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इन 3 पेयर में से 2 पेयर समान होंगे और तीसरा पेयर समान नहीं होगा। तो फिर ये दिया गया त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आप लोग दोनों के बीच की दूरी का फार्मूला तो जानते हैं, अंडर रूट में क्या लिखते हैं, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसे मान लेंगे ए बी सी। तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, उसके बाद में फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन आप लोग नोट कर लो। कंडीशन होगी यानी ए बी बराबर बी सी इज नॉट ए सी, ये कंडीशन होती है इसकी। तो जब ये कंडीशन हो जाएगी तो इस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें यहाँ पर लगाना है बच्चों, क्या दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया दिखाइए कि रैखिक समीकरण क्या है। कह रहा है कि दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 है तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 है तो इसके अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे, हमें दिखाना है कि इसके अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो हमें देखने हैं। कैसे लगाएंगे, यानी दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, फिर लगाएंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 मान रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसके मान बराबर आए हैं। तो देख लेते हैं क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी a1 क्या है 3 है तो आ जाएगा 3/a2 क्या है 9 है बराबर यहाँ पर क्या है माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा अपान में माइनस का 3 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, ये चला जाएगा 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, सभी के मान बराबर आ गए। तो जब सभी के मान बराबर आ जाएंगे तो क्या होता है, इसके अनेक हल हो जाते हैं, परिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, रेखाएं कैसी हो जाती हैं, संपाती हो जाती हैं। तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और इतना करने के लिए क्या आ गया 4 अंक का। तो आप लोगों को हमने बताया था, क्लास में भी समझाया था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो 4 अंक से या 5 अंक से कम का नहीं होगा। तो आप लोगों को इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस जो फार्मूले का क्वेश्चन है, ये फार्मूला आप लोगों को हमने समझाया भी था, क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आप लोगों को अंक देकर जाएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, तो जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। भाई क्या है, 10 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका चित्र, आप लोगों को हम समझा दें किस तरीके से बनेगा। ये 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, यहाँ से इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है,
इसके बाद में यहाँ पर एक ध्वज लगा है P बिंदु पर, यहाँ से ये जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरीके से। यहाँ की जो ऊंचाई है इसे x मान लेंगे, यहाँ की जो है उसे y मान लेंगे इस तरीके से। और इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए, फिर निकालेंगे बड़े वाले त्रिभुज के लिए और हम दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई क्या करेंगे, 2 अंक मान लेते हैं x प्लस वाई है, तो पहला समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। फिर कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए भाई, तो अब संख्या कैसी होती है, यानी संख्या होती है 10x प्लस वाई के रूप में। अब संख्या के अंकों को अगर हम पलट दें तो संख्या उल्टा हो जाएगी, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। कह रहा संख्या को पलट देने पर नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, यानी जो नई संख्या है वो मूल संख्या से, पहली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो पहले वाले में क्या करेंगे, 27 ऐड कर देंगे। तो नई संख्या दोस्तों जो है वो मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी जो नई संख्या बनी वो मूल संख्या 27 अधिक है, तो 27 प्लस में कर देंगे। इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसका दोस्तों क्या करें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है ए सी, तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर होगा ई सी के, यानी बी ई बराबर हो जाएगा ई सी के। तो हमें यहाँ पर दोनों स्पर्श रेखाएं निकलनी है। क्या करनी है, जैसे ये एक वृत्त मान लेते हैं, तो अब इस वृत्त पर क्या है, स्पर्श रेखा की दूरी क्या है, डी बी बराबर ई बी। स्पर्श रेखा क्या है, डी बी बराबर ई बी। बी बिंदु के लिए, वहीं ए बिंदु के लिए क्या है, ए डी बराबर ए एफ। वहीं इस बिंदु के लिए क्या है, सी के लिए, यानी एफ सी बराबर ई सी। तो बस हमें मिल गया, क्या हो जाएगा, यानी बी ई बराबर ई सी। ईजी एकदम से, 4 नंबर एकदम से बिल्कुल पास में है। कैसे है, यानी जब ए बिंदु के लिए लिखेंगे स्पर्श रेखा, तो आप लोग देख रहे हैं ए बिंदु के लिए स्पर्श रेखा क्या है, ए डी बराबर है ए एफ, देख रहे हैं आप लोग। फिर देख लेते हैं बी बिंदु के लिए, यानी बी डी बराबर ई बी। इसी तरीके से इसलिए देख लेते हैं सी बिंदु के लिए, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर ई सी। अब ये चीजें बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ई बी बराबर ई सी के, यानी ई बी बराबर ई सी के। बिल्कुल एकदम से इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है 4 नंबर का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक जो है वो दिया गया है 28.5। तो कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि उनकी बारंबारताओं का योग 80 है, यानी इनकी बारंबारताओं का योग 80 दिया गया है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या है, माध्यक दिया गया दोस्तों, माध्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद में सवाल को सॉल्व करेंगे। ये सवाल दोस्तों जब तक हम लोग पेन कापी से नहीं लगाएंगे जब तक थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है। आप लोग प्रयास करें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, बहुत ही ईजी स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करें। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे दोस्तों बनेगी, यानी 36 कंडीशन बनेगी। कितनी 36 कंडीशन बनेगी, 36 कंडीशन बनेगी, उसमें से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन आया है। कह रहा कि यदि 4 कुर्सियां तथा 7 मेजों का मूल 360 है, 6 कुर्सियां तथा 10 मेजों का मूल इतने रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल अलग अलग ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल मजेदार एकदम क्वेश्चन है। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा। कैसे लगाते हैं, यानी 4 कुर्सियां माना कुर्सियां बराबर x है, तो क्या लिख देंगे, 4x प्लस 7y बराबर 360, पहला समीकरण बना लेंगे। फिर यहाँ पर 6x प्लस 10y बराबर 520, दूसरा समीकरण बना लेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, इसे हम लोग लगाएंगे विलोपन विधि से। तो ऊपर वाले में करेंगे 3 का गुणा, नीचे वाले में करेंगे 2 का गुणा, तो 6 दूनी 12, 4 तीन 12, x से x समाप्त हो जाएगा। y की वैल्यू लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा सरल है, एकदम से मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 45 डिग्री पाया जाता है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों भवनों ऊंचे कितने हैं, 8 मीटर ऊंचाई के भवन है। ये भी एकदम से इजी क्वेश्चन है, आप लोग लगाने का प्रयास करें, मजा आ जाएगा। या फिर कह रहा कि सिद्ध कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक्स थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से इजी स्टेप में दिया गया है, बिल्कुल एकदम से आसान से शब्दों में आ जाएगा। आप लोग प्रयास करें इसमें, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लगाएंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
फिर देख लेते हैं 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ए बी बराबर है 3.5, यानी ए बी बराबर क्या है, ए से बी तक 3.5 तथा खिलौने की ऊंचाई सी डी बराबर कितना है 5, यानी इसकी ऊंचाई भी 5 है। तो अब हमें ज्ञात करना है, जब यहाँ से यहाँ तक क्या दिया गया है 3.5 है, तो अब यहाँ से यहाँ तक 3.5 है, तो ये दिया गया है, तो ये 3.5 का आधा हो जाएगा, यानी ये व्यास है। जब त्रिज्या निकालेंगे तो 3.5 की आधी हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है 3.5, तो इसे घटा देंगे, तो यहाँ से हमें इसकी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखेंगे तो त्रिज्या कितनी आई है निकल कर 3.5 से आधी आ जाएगी। अब सी डी की ऊंचाई है 5, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 3.5, यानी 5 से 3.5 घटाएंगे, जो बचेगा तो वो शंकु की ऊंचाई बन जाएगी। तो इस तरीके से शंकु के साथ में जब बनाएंगे तो ये एक अर्धगोला है और एक शंकु है। अब जब दोनों का पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मजा आ जाएगा भाई। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे यदि आप लोग नहीं लगा पाओगे। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आप लोगों का पेपर पूरा एंड है। यहीं तक दोस्तों क्वेश्चन थे, यानी 6 नंबर के 2 क्वेश्चन अंत में होते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन ये दिया गया था। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। ये जो पेपर दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही उपयोगी पेपर है आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोग इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से, तो ये आप लोगों के लिए 1 मार्च को एकदम से बोनस का कार्य करेगा। तो सभी बच्चों के लिए ये पेपर सॉल्व करना बहुत अति आवश्यक है। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।